आज हम लोग क्लास 11 का लेसन 5 बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे क्या क्या परिवर्तन हो रहा था संस्कृति में, इसके अलावा इसका प्रभाव क्या पड़ा, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप में क्या हुआ, यूरोप के अनेक देशों में नगरों की संख्या बढ़ रही थी। एक विशेष प्रकार की नगरीय संस्कृति विकसित हो रही थी। तो अगर पूछा जाए आपसे कि विशेष प्रकार की नगरीय संस्कृति कब विकसित हो रही थी, तो 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच एक विशेष नगरीय संस्कृति विकसित हो रही थी। अब लोग यह सोचने लगे थे कि गांव के लोग अधिक गांव के लोगों से अधिक सभ्य, मतलब शहर के लोगों को हमेशा यह अभिमान रहता है कि गांव का लोग जो चीज करेगा ना उससे ज्यादा अच्छा है हम लोग। शुरू से नगर, खासकर फ्लोरेंस, वेनिस और रोम, ये सब कला और विद्या के केंद्र बन गए। तो फ्लोरेंस, वेनिस और रोम कला और विद्या के केंद्र बन गए। नगरों को राजाओं से और चर्च से थोड़ी बहुत स्वायत्तता भी मिली थी, क्योंकि वहां पर इनकम अधिक होता था। नगर कला और ज्ञान के केंद्र बन गए। अमीर और अभिजात वर्ग के लोग कलाकार और लेखकों के आश्रयदाता थे। जो अमीर लोग हुआ करते थे वे लोग क्या करते थे, कलाकार को, और जो लेखक होते थे उन लोगों को आश्रय प्रदान करते थे। इसी समय मुद्रण के आविष्कार से अनेक लोगों को, चाहे वह दूर दराज नगर या देश में रही हो, छपी हुई पुस्तकें उपलब्ध होने लगी। मतलब बहुत सारा जगह पर अब पुस्तकें छपने लगी थी। यूरोप में इतिहास की समझ विकसित होने लगी और लोग अपने आधुनिक विश्व की तुलना यूनानी व रोमन प्राचीन दुनिया से करने लगे। अब यह माना जाता था कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार अपना धर्म चुन सकता है। चर्च के पृथ्वी के केंद्र संबंधी विश्वासों को वैज्ञानिकों ने गलत सिद्ध कर दिया, क्योंकि वे अब सौरमंडल को समझने लगे थे। नवीन भौगोलिक ज्ञान ने इस विचार को उलट दिया कि भूमध्य सागर विश्व का केंद्र है। पहले यह माना जाता था कि भूमध्य सागर क्या है, विश्व का केंद्र है, लेकिन इस बात को अब हटा दिया गया। इस विचार के पीछे यह मान्यता रही थी कि यूरोप विश्व का केंद्र है। अब अधिकतर लोग क्या मानने लगे थे, यूरोप को विश्व का केंद्र मानना शुरू कर दिए थे। ध्यान रखिएगा। तो 14वीं शताब्दी से यूरोपीय इतिहास की जानकारी के लिए बहुत अधिक सामग्री, दस्तावेज, मुद्रित पुस्तकें, चित्र, मूर्तियां, बहुत सारी चीज प्राप्त हुआ है, जिससे कि हमको वहां के बारे में पता चलता है। अब आता है 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने रेनेसां का मतलब क्या होता है, पुनर्जन्म। ध्यान रखिएगा, रेनेसां का अर्थ क्या है, पुनर्जन्म, यानी हिंदी में पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया, जो उस काल के सांस्कृतिक परिवर्तन को बताता है। तो अगर पूछा जाए सांस्कृतिक परिवर्तन को बताने वाला शब्द का नाम क्या है, तो रेनेसां है। रेनेसां शब्द का अर्थ क्या है, पुनर्जन्म या पुनर्जागरण। स्विट्जरलैंड के ब्रेसले विश्वविद्यालय के इतिहासकार जैकब बर्कहार्ट ने इस पर बहुत ज्यादा बल दिया था। किसके ऊपर, पुनर्जागरण के ऊपर। वे जर्मन इतिहासकार लियोपोल्ड वॉन रॉके के विद्यार्थी भी रहे थे। रॉके ने लिखा था कि इतिहासकार का पहला उद्देश्य है वह राज्य और राजनीति के बारे में लिखे, जिसके लिए वह सरकारी विभागों के कागजात और फाइलों का इस्तेमाल करे। पर बर्कहार्ट अपने गुरु के सीमित लक्ष्यों से असंतुष्ट थे। उन्होंने क्या कहा कि भैया इतिहास लेखन को और विस्तार पूर्वक किया जाना चाहिए। 1860 में उन्होंने एक किताब की भी रचना की। किताब का नाम था द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां। दी सिविलाइजेशन ऑफ रेनेसां कब रचना की, 1860 में की। इसमें किसके बारे में बताया गया, इसमें उन्होंने साहित्य के बारे में, वास्तुकला के बारे में, चित्रकला के बारे में लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। और उन्होंने बताया कि 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच एक मानवतावादी संस्कृति पनप रही थी। ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए मानवतावादी संस्कृति कब पनप रही थी, तो 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच मानवतावादी संस्कृति पनप रही थी। उन्होंने यह भी लिखा कि यह संस्कृति एक नई विश्वास पर आधारित थी। व्यक्ति अपने बारे में खुद निर्णय ले सकते थे और अपनी दक्षता को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसा व्यक्ति आधुनिक व्यक्ति था। अभी भी हम लोग का क्या होता है, अगर खुद से शादी करने का निर्णय कौन ले पाते हैं, जो शहर में रहते हैं, थोड़ा आधुनिक है। गांव के लोग अपने से शादी का निर्णय ले सकते हैं, नहीं, उसके मम्मी पापा वगैरह बोलेंगे, समाज बोलेगा, इन सभी बातों पर निर्भर करता है, आपकी जाति के ऊपर निर्भर करता है। अब आता है इटली के नगरों का पुनरुत्थान। पश्चिमी रोम साम्राज्य के पतन के बाद इटली के राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्रों का विनाश हो गया। इस समय कोई भी एकीकृत सरकार नहीं थी। रोम का पोप, जो अपने राज्य में बेशक सार्वभौम था, समस्त यूरोपीय राजनीति में इतना मजबूत नहीं था। एक अरसे से पश्चिमी यूरोप के क्षेत्र सामंती संबंधों के कारण नया रूप ले रहे थे और लातिनी चर्च के नेतृत्व में उनका एकीकरण हो रहा था।
देखो अब सामंती संबंध किसको बोलते हैं? तो जब राजा किसी विशाल क्षेत्र पर जब नियंत्रण नहीं कर पाता है तो वह छोटे छोटे सामंत को नियुक्त कर देता है। अब आता है सर ये सामंत होते कौन है? तो ये राजा के विश्वस्त कर्मचारी या फिर राजकुमार वगैरह हो सकते हैं जो कि राजा से छोटे पद पर होते हैं और उनका एक सीमित जगह पर शासन होता है। राजा के अंदर एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे सामंत हो सकते हैं। तो उसी समय पूर्वी यूरोप बाइजेंटाइन साम्राज्य का शासन में बदल रहा था। उधर कुछ और पश्चिम में इस्लाम एक साझी सभ्यता का निर्माण कर रहा था। इटली एक कमजोर देश था और अनेक टुकड़ों में बटा हुआ था, परंतु इन्हीं परिवर्तनों ने इतालवी संस्कृति के पुनरुत्थान में सहायता प्रदान की। बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच व्यापार के बढ़ने से इटली के तटवर्ती बंदरगाह पुनर्जीवित हो गए। 12वीं शताब्दी से जब मंगोलों ने चीन के साथ रेशम मार्ग से व्यापार आरंभ किया तो इसके कारण पश्चिमी यूरोपीय देशों के व्यापार को बढ़ावा मिला। ठीक हुआ। बारहवीं शताब्दी में मंगोलों ने चीन के साथ रेशम मार्ग से व्यापार आरंभ किया तो इसके कारण पश्चिमी यूरोपीय देशों के व्यापार को बढ़ावा मिला। इसमें इटली के नगरों ने भूमिका निभाई और अब वे अपने आप को एक शक्तिशाली साम्राज्य मानने लगे थे। आप ये पिक्चर देख सकते हैं, पिक्चर में दिया हुआ है इटली के राज्य में कौन कौन आता है। रोम है, बगल में देखिए पादुआ, वेनिस, मथुआ, बुलोनिया, फ्लोरेंस, ये सब एक बार जरूर कम से कम देख लीजिएगा ताकि आपके दिमाग में थोड़ा सा रह जाए कि कॉर्सिका कहाँ पे है, सार्डिनिया कहाँ पे है। आपको कभी अगर मैप मिल जाए खोजने के लिए तो आप थोड़ा सा खोज सके। भूमध्य सागर का क्षेत्र देख सकते हैं, ये पूरा नीचे वाला भूमध्य सागर का क्षेत्र है, नीचे वाला पानी वाला इलाका। अगले पेज पे जाते हैं। देखो अब इटली के नगर अपने आप को स्वतंत्र नगर राज्यों का एक समूह मानते थे, ध्यान रखिएगा। नगरों में फ्लोरेंस और वेनिस गणराज्य थे और कई अन्य दरबारी नगर थे जिनका शासन राजकुमार चलाते थे। अभी मैंने जस्ट कहा अधिकतर जगहों पे क्या होता था, जहाँ पे राजा शासन पूरे बड़े क्षेत्र पर नहीं कर पाते थे तो राजा के जो बेटे लोग हो गए राजकुमार लोग, उनको सामंत का दर्जा दिया गया था। वही लोग शासन चलाने का काम करते थे, यानी उनके शासन राजकुमार चलाते थे, ध्यान रखिएगा। इनमें से सर्वाधिक जीवंत शहरों में पहला वेनिस और दूसरा जिनेवा था, ध्यान रखिएगा। पहला कौन था? वेनिस और दूसरा जिनेवा। जीवन शहर इसलिए बोला गया क्योंकि वहां पर व्यापार सबसे ज्यादा होता था। वे यूरोप के अन्य क्षेत्रों से इस दृष्टि में अलग थे। यहाँ पर धर्माधिकारी किसको बोलते हैं? जैसे कि आपका पुजारी हो गया, पादरी हो गया, उन लोगों को धर्माधिकारी कहा जाता है। और सामंत वर्ग राजनीतिक रूप से जो है काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली नहीं थे यहाँ पे। नगर के धनी व्यापारी, अब जो धनी व्यापारी रहे उन लोगों का दबदबा अधिक रहता है या नहीं शासन में? बिल्कुल रहता है। तो नगरों के धनी व्यापारी और महाजन नगर के शासन में सक्रिय रूप से भाग लेते थे, जिससे नागरिकता की भावना पनपने लगी। यहाँ तक कि जब इन नगरों का शासन सैनिक तानाशाहों के हाथ में रहा तब भी इन नगरों के निवासी अपने को यहाँ का नागरिक कहने में गर्व का अनुभव करते थे। अब आता है नगर राज्य किसको कहा गया? कार्डिनल गैस्पारो कॉन्तारेनी के ग्रंथ का नाम है दी कॉमनवेल्थ एंड गवर्नमेंट ऑफ वेनिस। 1534 में ये ग्रंथ लिखा गया था। इसमें नगर राज्य के लोकतांत्रिक सरकार के बारे में वर्णन है। हमारे वेनिस के संयुक्त मंडल की संस्था के बारे में जानने पर आपको ज्ञात होगा कि नगर का संपूर्ण प्राधिकार एक ऐसा परिषद के हाथों में है जिसमें 25 वर्ष से अधिक आयु के सभी पुरुषों को सदस्यता मिल जाती है। यानी कि उस टाइम में वोट देने का उम्र कितना होगा? 25 साल होगा। अब कह रहा है सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा नियम क्यों बनाया कि सामान्य जनता को नागरिक वर्ग में जिनके हाथ में संयुक्त मंडल के शासन की बागडोर है शामिल क्यों नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उन नगरों में अनेक प्रकार की गड़बड़ियाँ और जन उपद्रव होते हैं जहाँ की सरकार पर जन सामान्य का प्रभाव रहता है। तो ये सभी बातें इसमें की जा रही थी। खैर ये पढ़ लीजिएगा आप लोग, कुछ कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट रहता है उसको हम ज़्यादा देखते हैं क्योंकि चैप्टर इतिहास में बहुत बड़ा है, आप सभी जानते हैं। अगला है 1300 में इटली के पादुआ विश्वविद्यालय में मानवतावाद पढ़ाया जाने लगा। मतलब पहले मानवतावाद नहीं पढ़ाया जाता होगा। कब से पढ़ाना स्टार्ट हुआ? 1300 में। समाजशास्त्र का जो एक किताब है ना, तुम लोग अभी सुने होंगे स्कूल में, वो 1938 से पढ़ाया जाने लगा है।
मानव विज्ञान गृह विज्ञान का जो होम साइंस का किताब है वो भी हाल का ही शुरुआत है, पहले ये सब सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता था। ठीक है, बाद में लोगों को लगा कि भाई ये गृह विज्ञान पढ़ना चाहिए, इससे लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा सीख मिलेगी, जानकारी मिलेगी। अब आ रहा है 1341 में क्या हुआ, पेट्रोक को रोम में राजकवि के रूप में सम्मानित किया गया था। कैंटरबरी टेल्स, देखिए ये डाटा बोले ना तो सारा का सारा इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो जो एग्ज़ाम में आया है हम उसको रिपीट कर रहे हैं। बाकी लिखने और याद करने का अगर सारा कर सकते हैं तो कर सकते हैं, आपका मन। तो ध्यान रखिएगा, कैंटरबरी टेल्स का प्रकाशन कब हुआ, 1390 में। इसके लेखक का नाम क्या है, जेफरी चौसर, ध्यान रखिएगा। अगला है आपका ब्रूनेलेसी ने फ्लोरेंस में ड्यूमा का प्रारूप तैयार किया। ड्यूमा क्या था, ड्यूमा एक तरह का बोले तो संसद होता था, जिसमें बहुत सारे लोग मिल करके जो चुन करके जाते थे, कुछ स्थानीय लोग भी वहाँ पर शामिल होते थे, उसी को ड्यूमा कहा गया। ड्यूमा मतलब संसद हो गया, आप समझ लीजिए। अगला एक वर्ड और है, कुस्तुतूनिया ने बंजटाइन शासक को ऑटोमन तुर्कों से कब पराजित किया था, तो 1453 में किया था। ठीक है, बाइबिल का प्रकाशन, देखिए बाइबिल हम लोग जानते हैं ना बहुत पुराना ग्रंथ है, लेकिन बाइबिल का भी प्रकाशन हुआ है। कब हुआ प्रकाशन, 1454 में। अच्छा, विभाज्य टाइप से हुआ था, मतलब पहले बाइबिल जो है हस्तलिखित होती थी, उसको सबसे पहले किसने प्रकाशित किया है, गुटेनबर्ग ने। गुटेनबर्ग कौन थे, कोई बता सकते हो? सबसे पहला प्रिंटिंग मशीन गुटेनबर्ग ने बनाया है। ठीक है, सबसे पहला प्रिंटिंग मशीन गुटेनबर्ग ने बनाया। और आज आप सभी शायद जानते हैं या नहीं, आजकल ये प्रिंटर इतना ज़्यादा चल चुका है कि देवघर में अब किताब के बजाय जो है ना, प्रिंटिंग किया हुआ कागज़ को पूरा रोल करके बिकना शुरू हो गया, और वो सब देवघर में ही पब्लिश की जाती है, कहीं बाहर से पब्लिश होके नहीं आता है। जितने भी कोचिंग संस्थान हैं बड़े बड़े, वे लोग अपना नोट्स बनवाते हैं, फिर उसको पूरा टाइप करवा दिए और वही प्रिंट करवा करके, बाइंडिंग करवा करके पूरा मार्केट में बेच रहे हैं। अब ये बहुत बड़ा पैमाना पर होने लगा, क्योंकि इसमें होता भी क्या है कि लोकल वाला ज़्यादा कमाता है, किताब वाला में किताब दुकानदार कमाएगा, तो ये सब के कारण भी ज़्यादा होता है। अब प्लस उन बच्चों को भी वही अच्छा लगता है, क्योंकि वे उसी टीचर के पास पढ़ रहे हैं, उसी टीचर का पूरा लिखा हुआ उनके पास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुर्तगाली गणितज्ञों ने सूर्य का अध्ययन कर अक्षांश की गणना की। ध्यान रखिएगा, 1492 में कोलंबस अमेरिका पहुंचे थे। ये आपका ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलंबस अमेरिका कब पहुंचे, तो 1492 में कोलंबस अमेरिका पहुंचे थे। अगला है लियांड्रो दा विंची, ये बहुत फेमस कलाकार हैं, ध्यान रखिएगा। राजा रवि वर्मा, लियांड्रो दा विंची, इन सब का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इनका एक एक पेंटिंग का दाम करोड़ों रुपया में बिकता है। ठीक है, मोनालिसा की पेंटिंग किसने बनाई थी, याद है किसी को? मोनालिसा की पेंटिंग लियांड्रो दा विंची ने ही बनाई थी, और इसका पिक्चर वगैरह जो है बहुत महंगा बिकता है। ठीक है, और इन्होंने द लास्ट सपर, अंतिम भोज चित्र बनाया, जो बहुत ज़्यादा फेमस भी हुआ। फिर आपका एक और है, 1512 में माइकल एंजेलो ने सिस्टीन चैपल की छत पर चित्र बनाए थे। किसने? माइकल एंजेलो ने। ये क्वेश्चन हमेशा आया है चित्र वाला, कभी भी ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, ये हर बार आता है। अगला है, सबसे पहले विश्वविद्यालय कहाँ पे खुले थे, तो इटली के शहरों में सबसे पहले विश्वविद्यालय स्थापित हुए थे। और 11वीं शताब्दी की बात करें तो 11वीं शताब्दी में पादुआ और बोलोनिया विश्वविद्यालय विधि शास्त्र के अध्ययन के केंद्र रहे। इसमें मेन बात ये था कि व्यापार और वाणिज्य बहुत ज़्यादा चलता था, तो इसके कारण यहाँ पे वकील और नोटरी, वकील भी जानते करते हैं, बहुत सारा लिखा पढ़ी काम करता है, नोटरी भी जानते हैं, कोर्ट से होता है आपका, तो ये सब काम करते थे। वे नियमों को लिखते थे, उसकी व्याख्या करते थे और समझौता तैयार करते थे। तो इसके बिना बड़े पैमाने पर व्यापार संभव नहीं था। यही कारण कानून का अध्ययन एक प्रिय विषय बन गया। लेकिन कानून के अध्ययन में यह बदलाव आया कि उसे रोमन संस्कृति के संदर्भ में पढ़ा जाने लगा। फ्रांचेस्को पेट्रोक इस परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करते हैं, ध्यान रखिएगा। पेट्रोक के लिए पूरा काल में एक विशिष्ट सभ्यता थी, जिसे प्राचीन यूनानियों और रोमनों के वास्तविक शब्दों के माध्यम से ही अच्छी तरह समझा जा सकता है। अतः उसने इस बात पर जोर दिया कि इन प्राचीन लेखकों की रचनाओं का बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया जाए। इन बातों पर जोर दिया गया था।
इस शिक्षा कार्यक्रम में यह अंतर नहीं था कि बहुत कुछ जानना बाकी है और यह सब हम केवल धार्मिक शिक्षण से ही नहीं सीखते। इस नई संस्कृति को 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने मानवतावाद का नाम दिया। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि बहुत कुछ जो हम लोग सीखते हैं वो ऐसा नहीं है कि सब धार्मिक शिक्षण से सीखते हैं, कुछ बातें मानवतावाद की बातें होती हैं। तो इस नई संस्कृति को 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने मानवतावाद का नाम दिया था। 15वीं शताब्दी के शुरू के दशकों में मानवतावादी शब्द उन अध्यापकों के लिए प्रयुक्त होता था जो व्याकरण, अलंकार, शास्त्र, इतिहास और नीति दर्शन विषय पढ़ाते थे। ध्यान रखिएगा। तो अगर पूछा जाए कि मानवतावादी शब्द किन अध्यापकों के लिए प्रयुक्त होता था, तो ये पूरा आप डाल दीजिएगा। अगला है लातिनी शब्द ह्यूमैनिटास, वही आपका ह्यूमैनिटीज़ मानवतावाद का इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। यह किससे बना है? ह्यूमैनिटीज से बना है, जिसे कई शताब्दियों पहले रोम के वकील तथा निबंधकार सिसरो ने, जो कि जूलियस सीजर का समकालीन था, संस्कृति के अर्थ में लिया था। ध्यान रखिएगा। यानी मानवतावाद को बहुत सारे लोग क्या मानते थे? संस्कृति से जुड़ा हुआ मानते थे। ये विषय धार्मिक नहीं थे, वरन उन कौशल पर बल देते थे जो व्यक्ति चर्चा और वाद विवाद से विकसित करता था। इन क्रांतिकारी विचारों ने अनेक विश्वविद्यालयों का ध्यान आकर्षित किया। इसमें एक नया स्थापित विद्यालय फ्लोरेंस भी था, जो पेट्रॉक का अस्थायी नगर निवासी था। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। एक विश्वविद्यालय फ्लोरेंस की चर्चा की जाती है, जो कहाँ पर है? पेट्रॉक का अस्थायी नगर निवासी है। इस नगर ने 13वीं शताब्दी के अंत तक शिक्षा के क्षेत्र में कोई विशेष तरक्की नहीं की थी। 15वीं शताब्दी में लेकिन सब कुछ बदल गया। इधर ऊपर वाला भी पढ़ लेते हैं। फ्लोरेंस के मानवतावादी जियोवान्नी पिको डेल्ला मिरांडोला ने भी एक पुस्तक लिखी है। तो ये ध्यान रखिएगा, जितना भी पुस्तक का नाम है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपका हो गया फ्लोरेंस के मानवतावादी जियोवान्नी पिको मिरांडोला ने कौन सी पुस्तक लिखी है? ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन। इसमें किसके बारे में लिखा है? वाद विवाद के महत्व के बारे में लिखा है। किसके बारे में? वाद विवाद के महत्व के बारे में। ध्यान रखिएगा। इसमें प्लेटो और अरस्तु के अनुसार, प्लेटो और अरस्तु आप जानते हैं एक महान राजनीतिज्ञ थे। तो प्लेटो और अरस्तु के अनुसार सत्य की खोज करने और इसे प्राप्त करने के लिए वे हमेशा जुटे रहते थे। उनका कहना था, जहाँ तक हो सके विचार गोष्ठियों में जाना चाहिए और वाद विवाद करना चाहिए, क्योंकि देखो जितना तुम विचार गोष्ठी में जाते हो, वाद विवाद करते हो, उतना ज़्यादा तुम सीखते हो। घर में बैठे बैठे इतना नहीं सीखा जा सकता जितना बाहर जाने के बाद सीखा जा सकता है। यह उसी तरह है जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए कसरत जरूरी है, तो दिमाग को की ताकत बढ़ाने के लिए शब्दों के दंगल में उतरना आवश्यक होता है। इससे क्या होता है? दिमागी ताकत बढ़ती है। ध्यान रखिएगा। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि प्लेटो और अरस्तु किसके अनुसार वाद विवाद करना जरूरी है? तो प्लेटो और अरस्तु के अनुसार वाद विवाद करना जरूरी है। बिना वाद विवाद कम सीख सकते हैं क्या? नहीं। जितना ज़्यादा दूर जाएंगे उतना ज़्यादा हम लोग सीखेंगे। अब कह रहा है 15वीं शताब्दी में सब कुछ पूरी तरह से बदल गया। किसी भी नगर की पहचान उसके महान नागरिकों के साथ साथ उसकी संपन्नता से बनती है। फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में दो लोगों का बड़ा हाथ था। एक व्यक्ति का नाम है दांते अलिघियारी, ध्यान रखिएगा, और दूसरे का नाम है आपका कलाकार जोंटो। इसका फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में बहुत बड़ा हाथ है। अब क्यों हाथ है, चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। तो दांते अलिघियारी जो है धार्मिक संप्रदाय से व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने अपनी कलम धार्मिक विषयों पर चलाई कि भैया जो जो धर्म कर्म की बातें हैं, क्या अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बातें हैं, इसके बारे में उसने बताया। और दूसरा नाम मैंने बताया आपका कलाकार जोंटो। इसने जीते जागते रूपचित्र बनाए। रूपचित्र मतलब होता है, देखिए एक फोटो दिया हुआ है कि किस प्रकार का लोगों का कल्चर था, लोग रहते कैसे थे, उसके बारे में है। और उनके बनाए रूपचित्र पहले के कलाकारों की तरह बेजान नहीं दिखते थे। इसके बाद धीरे धीरे फ्लोरेंस इटली के सबसे जीवंत बौद्धिक नगर के रूप में जाना जाने लगा। जीवंत बौद्धिक नगर मतलब कि वहाँ पर सब चीज़ होता होगा, हर तरह का व्यापार होता होगा, और यह कलात्मक कृतियों का सृजन केंद्र बन गया। और रेंसा शब्द किसके लिए प्रयोग होता था? रेंसा व्यक्ति, देखो वहाँ रेंसा शब्द था, यहाँ रेंसा व्यक्ति हैं। ऐसे लोग जिसकी अनेक रुचियाँ हों, अनेक हुनर हो, में महारत प्राप्त हो, उसको रेंसा व्यक्ति कहा जाता था। पुनर्जागरण काल में अनेक महान लोग हुए जो अनेक रुचियाँ रखते थे
और कई कलाओं में कुशल थे। उदाहरण के लिए एक ही व्यक्ति कूटनीतिज्ञ, धर्मशास्त्र और कलाकार हो सकता था। इतिहास का मानवतावादी दृष्टिकोण। मानवतावादी यह समझते थे कि वह अंधकार की कई शताब्दियों के बाद सभ्यता के सही रूप को पुनः स्थापित कर रहे हैं। इसके पीछे यह मान्यता थी कि रोमन साम्राज्य के टूटने के बाद अंधकार युग शुरू हुआ। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि किस साम्राज्य के टूटने के बाद अंधकार युग पुनः आरंभ हो गया। तो रोमन साम्राज्य के टूटने के बाद अंधकार युग शुरू हुआ। मानवतावादियों ने की भांति बाद के विद्वानों ने भी बिना कोई प्रश्न उठाए या मान लिया कि यूरोप में 14वीं शताब्दी के बाद नए युग का जन्म हुआ। तो नए युग का जन्म कब हुआ है यूरोप में? 14वीं शताब्दी के बाद। मध्यकाल जैसी संज्ञाओं का प्रयोग और रोम साम्राज्य के पतन के बाद 1000 वर्ष की समयावधि के लिए लिया गया। उनके यह तर्क थे कि मध्य युग में चर्च ने लोगों की सोच को इस तरह जकड़ रखा था कि यूनान और रोम वासियों का समस्त ज्ञान उसके दिमाग से निकल चुका था। मानवतावादियों ने आधुनिक शब्द का प्रयोग 15वीं शताब्दी में होने वाले बदलावों के लिए किया और मानवतावादियों और बाद के विद्वानों द्वारा प्रयुक्त कालक्रम, क्या क्या कालक्रम में देख लीजिए, ये एकदम रट लीजिएगा। 5 से 14 शताब्दी मध्य युग, 5 से 9 शताब्दी अंधकार युग, 9 से 11 आरंभिक मध्य युग, 11 से 14 उत्तर मध्य युग और 15 शताब्दी से आगे आधुनिक युग। हाल ही में अनेक इतिहासकारों ने इस काल विभाजन पर सवाल उठाया। इस काल के यूरोप के बारे में जैसे जैसे खोजें और शोध बढ़ते गए, वैसे वैसे विद्वानों ने शताब्दियों की सांस्कृतिक समृद्धि और असमृद्धि को आधार मानकर तीक्ष्ण विभाजन करने में अपनी द्विधा जताई और किसी भी काल को अंधकार युग की संज्ञा देना उन्हें अनुचित लगा। मतलब बाद के लोग ये मानने लगे थे कि भैया किसी भी काल को आप अंधकार युग नहीं बोल सकते, सब में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हुआ है, इसलिए हम किसी को अंधकार युग नहीं बोल सकते हैं। तो आज का क्लास इतना तक ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके बाय, सी यू।